तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर में रखने से क्या उसके कैपेसिटेंस के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको ध्यान से समझना। यह है मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन वन कैपेसिटर। ठीक है, कि एक कैपेसिटर लिया हमने ए वी, इसके बीच में हमने मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाल दी। ठीक है, इसके भी दो केसेस होते हैं। केस वन है स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स आर पैरेलल टू कैपेसिटर्स। जो स्लैब्स डाल ली हमने वो कैसे डाल ली है, पैरेलल टू द कैपेसिटर्स डाल ली है। ठीक है, ये पहली स्लैब जिसकी थिकनेस T1, सेकंड स्लैब जिसकी थिकनेस T2 और थर्ड स्लैब जिसकी थिकनेस T3। K1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K2 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और K3 थर्ड वाली स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, जो थिकनेस है इसकी वो कितनी दे रखी है, हमें D दे रखी है। अगर हम इसको इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखें तो देखो इसमें ये क्या है, कुछ जो कैपेसिटर्स, अगर इसको एक कैपेसिटर मान लें, जो T1 थिकनेस का एक कैपेसिटर मान लें, T2 थिकनेस का अलग से कैपेसिटर मान लें, T3 का अलग से कैपेसिटर ले लेते हैं, तो देखो ये किस तरह से बन रहे हैं। एक कैपेसिटर C1 जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, थिकनेस कितनी है T1, K2 जिसकी थिकनेस T2 और थर्ड कैपेसिटर C3 जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 और थिकनेस T3 है। तो देखो अब सिंगल कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे हमें पता है उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी हो जाती थी, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई T1। क्लियर है, वहां पे हमने एप्सिलॉन नॉट R लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, K लिख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों सेम चीज है। C2 कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई T2। C3 कितना हो जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई T3। क्लियर है। अब ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो इनके लिए जो सी इक्विवेलेंट आएगी वो कितनी आएगी, 1/CAB इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CAB कितना आ गया, 1/C1 की वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर T1 प्लस 1/K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर T2 प्लस 1/K3 एप्सिलॉन नॉट A ओवर T3। क्लियर है, इसको रीअरेंज करा हमने तो ये क्या बन जाएगा, CAB कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ओवर T ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2 प्लस T3 ओवर K3। तो ये क्या बन गया, एक जनरलाइज रिजल्ट बन गया हमारे पास। ठीक है, अगर अब हमारे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ स्लैब्स डालनी होंगी तो n नंबर ऑफ स्लैब्स के लिए क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2 प्लस T3 ओवर K3 प्लस अप टू सो ऑन Tn ओवर Kn। क्लियर है, तो ये कौन सा केस है, व्हेन स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स आर पैरेलल टू कैपेसिटर, जब वो कैसे होंगी, पैरेलल टू कैपेसिटर्स होंगी। क्लियर है। सेकंड केस है स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब जो मैंने देखो, अब कैपेसिटर कहां पे, ए बी है, अब जो मैंने इसके अंदर स्लैब्स डाल लिए वो कैसे है, परपेंडिकुलर है इसके। पहले हम यहां से निकाल रहे थे ए बी, तो वो कैसे आ रही थी, पैरेलल टू ए बी आ रही थी। अब ये किस तरह से आ रही है, परपेंडिकुलर टू कैपेसिटर प्लेट आ रही है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हो। ठीक है, जिसकी लेंथ L है और जिनका एरिया है, अब देखो वो वेरी करेगा, सबका अलग एरिया होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होगा। डी इनके बीच पे डिस्टेंस दे रखा है दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस तरह से अरेंजमेंट बन रही है, K1 प्लस K2 K3, इस तरह से तीन कैपेसिटर हैं। अब K1 का भी एक टर्मिनल A के साथ अटैच है, K2 भी A के साथ अटैच है और K3 भी A के साथ अटैच है। क्लियर है, अब B के साथ भी तीनों अटैच है। तो ये किस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ और विड्थ के ऊपर। क्लियर है। सो ये जो प्लेट है कैपेसिटर्स की, उनकी जो विड्थ दे रखी है वो कितनी है, B दे रखी है। ठीक है, और लेंथ इनकी क्या दे रखी है, एक की x1, दूसरे की x2, थर्ड की x3 दे रखी है। अगर इनकी मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, C1 कितनी होगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A क्या आ जाएगा, x1 इंटू B बाई D। K2 C2 कितना आ जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट x2 B बाई D। C3 कितना आ जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A क्या है यहाँ पे, x3 इंटू B बाई D। ठीक है, स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैसे है, परपेंडिकुलर टू द कैपेसिटर है। तो ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन था, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में हमें पता है सी इक्विवेलेंट किस तरह से निकालते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है। अब CAB कितना आ गया हमारे पास,
देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट बी ओवर डी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3। तो ये फिर क्या बन गया, एक जनरलाइज हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। तो फॉर अगर n स्लैब, अगर यहाँ पे क्या होगी n नंबर ऑफ स्लैब्स डाली होंगी, तो उसके लिए इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट v ओवर d k1 x1 k2 x2 k3 x3 प्लस सो ऑन kn xn। क्लियर है। नेक्स्ट है बॉन्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक सरफेस इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो बच्चों देखो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के बीच में डालते हैं तो वहां पे क्या होती है, वहां पे उसकी पोलराइजेशन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो डिक्रीज हो जाती थी। क्या होता था, देखो ये कैपेसिटर लिए हमने ए और बी, दो टर्मिनल है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यू, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव क्यू दे रखा है। तो हमें पता है इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमने क्या करा है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डाल दी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल की। अब हमें एक बात पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ होगी। तो यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, इधर से बाहर को निकल रही होगी। इसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाली है इसमें क्या होगी, पोलराइजेशन हो जाएगी। अब इसमें पोलराइजेशन होगी तो पोलराइजेशन से क्या होता था, इस एक टर्मिनल के ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाएंगे इनके। मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अब हमसे पूछा हुआ है कि जो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई। तो इस बॉन्ड चार्ज की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी होगी, तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए क्या होगा, बॉन्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक सरफेस हैव अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई। वो किस तरह से, सिग्मा आई कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ई 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही है ड्यू टू फ्री चार्ज ऑन कैपेसिटर, जो चार्ज के कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड बनती है, वो हमें पता है कितनी होती है, E इज इक्वल टू क्यू आई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बॉन्ड चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिक सरफेस, बॉन्ड चार्जेस कितने होंगे, क्यू आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटू ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू ए। क्लियर है। तो सिग्मा आई कितना था, सिग्मा आई की वैल्यू डाल दी हमने, एप्सिलॉन नॉट E 1 माइनस 1 बाई के इंटू ए की वैल्यू डाल दी। तो क्यू आई कितना आ गया, क्यू आई कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पे मैंने क्या करा, ई की वैल्यू को पुट कर दिया। तो ई की वैल्यू क्या थी, क्यू आई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इस ए एप्सिलॉन नॉट से ये ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, क्यू आई कितना बचेगा, क्यू इज 1 माइनस 1 बाई के। क्लियर है। तो यह बॉन्ड चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक सरफेस इन अ कैपेसिटर।